बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में नियोजित शिक्षकों की क्या हो भूमिका, आज इसी पर चर्चा करेंगे। उसके पहले आपको कुछ बातें याद करा देते हैं जिसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा समय समय पर बोला गया था। शिक्षकों को इसे भूलना नहीं चाहिए। कहा कि कौन है रे, ये नियोजित शिक्षक वाला है। कहाँ रोड पर थे, हम ही लाएं। भगवान भी आ जाएं तो तुमको वेतनमान नहीं मिलेगा। नौकरी नहीं दिए रहते तो बम्बई दिल्ली में खटते रहते। हम दिए हैं और हम ही देंगे। हाई कोर्ट प्रकरण में भी आप लोगों को याद होगा कि शिक्षकों की जीत हुई थी, लेकिन सरकार ने जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट में इसी केस को घसीटने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट प्रकरण जहां जज साहब ने भी बयान दिया था, उसके अनुसार शिक्षकों की जीत सुनिश्चित लग रही थी, लेकिन बिहार सरकार ने जो अतिक्रमण करने का कार्य किया, उसके बाद शिक्षकों को हराने का कार्य किया गया। उसके बाद भरी सदन में उन्होंने कहा, मुझे सब पता है शिक्षक कहाँ कहाँ गए थे, कितने नामी वकील किए थे, लेकिन क्या हुआ? हड़ताल प्रकरण में एक शब्द भी नहीं बोले। आपको याद होगा कि 78 दिनों की हड़ताल चली और इस हड़ताल प्रकरण पर भी उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। सेवा शर्त प्रकरण की बात करें तो एक कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। बिल्कुल ही यही अंदाज इस सेवा शर्त के बारे में लोग लगा रहे थे कि सेवा शर्त अच्छा आएगा, शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, लेकिन इस सेवा शर्त में कुछ नया नहीं है। जो भी पुरानी बातें थी उसी में थोड़ा बहुत चेंजिंग कर दिया गया है और कोई भी किसी भी तरह का बड़ा सुविधा जो शिक्षकों को मिलना चाहिए, जैसे नियोजित शिक्षक की बात करते हैं तो नियोजित शिक्षक का शब्द बोलते हैं कि हम लोग नियोजित शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन आप हर एक जगह हर एक चिट्ठी में जब देखेंगे तो नियोजित शिक्षक का ही प्रयोग किया जाता है। और अगर नियोजित शिक्षक का प्रयोग नहीं करते हैं तो आखिर ये सोचने वाली बात है कि प्रखंड टीचर, पंचायत टीचर, नगर शिक्षक या का जो भी प्रकार है उस तरीके के नाम से बाहर क्यों नहीं निकाला गया, जिला संवर्ग क्यों नहीं घोषित किया गया। तो ये एक बड़ी मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद आते हैं कि हड़ताल अवधि में हमारे 70 से अधिक भाई और बहनें काल कवलित हो गए। खून के आंसू रुलाया है सरकार ने, और तो और 70 से ज्यादा मृत शिक्षकों के लिए संवेदना का एक शब्द मुंह से नहीं निकल रहा। याद होगा आप सभी को, क्योंकि एक शब्द भी उन्होंने शिक्षकों की संवेदना में नहीं कहा था। शिक्षकों ने अपनी जवानी बर्बाद कर दी, उनका बुढ़ापा कैसे सुरक्षित रहे इसकी कोई चिंता नहीं रही। अभी तक अपने हिस्से का यूटीआई का पैसा भी नहीं दिया और वे आज ईपीएफ देने की बात करते हैं, जो ईपीएफ संगठन के द्वारा कोर्ट के माध्यम से जीत हुई और उस जीत होने के बाद उससे सरकार नहीं मान रही थी और उसे लागू करके अपनी वाहवाही लूटने का काम किया है, जबकि ये जीत ऑलरेडी कोर्ट से मिल चुकी है। आने वाले समय में 50 वर्ष पर ही वीआरएस देने की तैयारी चल रही है। ऐसे ही कई बातें एवं प्रकरण हैं जो स्मरण करने योग्य है, हम लोगों को करना चाहिए और हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। इसलिए दिल में बदले की जो शोला है, जो आग है, उसे हम सभी को जला के रखने की आवश्यकता है। अपने साथ अधिक से अधिक लोगों को तैयार कीजिए। आप सब एक समर्थ सिपाही हैं, यह सबकी अपनी लड़ाई है और यही असली एवं अंतिम लड़ाई है। इसके बाद इस फॉर्मूले को समझना होगा और इस फॉर्मूले को एक शिक्षक ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है और हम सबको मिलजुल करके इस फॉर्मूले को पालन करना होगा, इस फॉर्मूले पर चलने का प्रयास करना होगा। तब जाकर के हम लोग बिहार सरकार की कुनीतियों से, बिहार सरकार के नियोजनवाद से मुक्ति पाने का एक राह प्रशस्त कर पाएंगे। तो हम सभी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है।
अब वो क्या मुद्दा है आप इसको देखेंगे, क्या मैटर उसको समझने का प्रयास करते हैं। पूरे बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या जो है लगभग 6.5 करोड़ है पूरे बिहार में। अब कुल मतदान किए जाने वाले एवं मत का जो प्रतिशत है, जो आपका वोटिंग होता है, वो अगर एवरेज मानते हैं तो 60% के करीब वोटिंग होता है। इस हिसाब से 3,90,00,000 यानी अगर इसको हम लोग राउंड फिगर में अगर पकड़ लेते हैं तो 4 करोड़ हम लोग इसको कह सकते हैं कि वोटिंग होती है। हालांकि इस बार कोरोना की जो महामारी है, इस वजह से इस बार वोटिंग की परसेंटेज घटेंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका वोट जरूर पड़ेगा। वे चूंकि संभल करके अपने मत का प्रयोग करेंगे, तो इस आंकड़े को हम लोग 3,90,00,000 के करीब हम मानते हैं कि वोटिंग होगी। अब आते हैं कि नियोजित शिक्षक सह प्रत्यक्ष मतदान कर्मी की कुल संख्या जो होती है वह 3.5 लाख होती है। प्राइमरी स्कूल से लेकर के हाई स्कूल तक जो भी शिक्षक हैं उनकी जो संख्याएं हैं जो इस चुनाव कार्य में लग जाते हैं, उनका संख्या है लगभग 3.5 लाख, जिसमें नियोजित शिक्षकों के परिवार में कुल मतदाताओं की संख्या तो 35 लाख के करीब ये संख्या पूर जाता है। उनके संबंधी इसमें ऐड हो गए, तो इन सारी चीज़ों को जब जोड़ते हैं तो लगभग 35 लाख शिक्षक के परिवार और शिक्षक इसमें वोटिंग करने वाले में हो गए। उसके बाद नियोजित शिक्षकों द्वारा प्रभावित किए जाने वाले मतों की जो संख्या है वो इस तरीके से समझने का इसको हम लोग प्रयास करते हैं। 1 लाख ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो 10 मत को प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि ऐसे जो एक्टिव शिक्षक हैं जो नेतृत्व की भावना रखते हैं, वैसे शिक्षक 10-10 वोट को अपने परिवार के अलावा 10 वोट को अगर कन्वर्ट करते हैं तो उस हिसाब से 10 लाख वोट और हो जाते हैं। 1 लाख ऐसे शिक्षक हैं जो 25 मत को प्रभावित करते हैं, बच्चों से लेकर के उसके अभिभावक पर अपनी पकड़ रखते हैं, वैसे लोग करीब 25 वोट को इधर से उधर करने में वो सफल होते हैं। तो अगर इस वोट को गिनती की जाए तो 25 लाख ये वोट हो गए। इसके बाद आते हैं कि 50,000 ऐसे शिक्षक हैं जो 50 मत को प्रभावित कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे शिक्षक पूरे बिहार में हैं जो 50 वोट को प्रभावित कर सकते हैं। तो आप इसको देख लीजिए, 25 लाख ये हो गया। तो इसी तरीके से 50,000 ऐसे भी नियोजित शिक्षक हैं जो 75 मत को प्रभावित कर सकते हैं। अगर उनको जोड़ दें तो 37-37.5 लाख शिक्षक मत को हम लोग प्रभावित कर सकते हैं। इसके आगे आते हैं 50,000 ऐसे शिक्षक हैं जो 100 मत तक को भी प्रभावित कर सकते हैं, और वैसे लोगों का मत अगर जोड़ दिया जाए तो 50 लाख मत और हो जाते हैं। और ये सब जो बातें हैं, मैं सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि हम सभी को तैयारी करना होगा, हम शिक्षकों को यह तैयारी करना होगा, तब जाकर के ये मुमकिन हो पाएगा। नियोजित शिक्षकों द्वारा प्रभावित किए जाने वाले जो योग्य कुल मतों की जो संख्या है, अब इस चीज टोटल को हम लोग जब जोड़ते हैं, यानी कि एक शिक्षक अपने परिवार का वोट और अपने संबंधियों को वोट को जोड़ा, और इस तरह से जो 25 वोट को प्रभावित करने वाले और 50 वोट को प्रभावित करने वाले, इस सब को 100 वोट प्रभावित करने वाले सबको जब हम लोग जोड़ते हैं तो वह हो जाता है टोटल 147 लाख के करीब हो जाता है ये। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि इस चीज को द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित किए जाने वाले मतों की जो कुल संख्या है 3.5, 35 और 147, यानी कि 186 लाख, यानी कि 1,86,00,000 टोटल मत को प्रभावित शिक्षक कर सकते हैं। यह एक ऐसा आंकड़ा है जिसे सुनने में समझने में लगता है कि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन अगर सभी शिक्षक जितने 3.5 लाख जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, अगर सभी लोग प्रण कर लें कि हमें इस नियोजनवाद से मुक्ति पाना है, तो यह आंकड़ा बड़ा आंकड़ा आपको नजर नहीं आएगा, बहुत छोटा नजर आएगा। लेकिन इसके लिए सभी लोगों को प्रयास करने की आवश्यकता है। नियोजित शिक्षकों द्वारा प्रभावित कुल मतों की जो प्रतिशत है वह है तो 28.61। तो ये हमारा हो जाएगा कुल प्रभावित मतदान का प्रतिशत। नियोजित शिक्षकों द्वारा प्रभावित कुल डाले जाने वाले मतों का जो प्रतिशत होगा वह हो जाएगा 47.62।
69%। नियोजित शिक्षकों का मुद्दा एवं मांग जो है सहायक शिक्षकों के विलुप्त किए गए स्वीकृत पदों को पुनर्जीवित करने के साथ ही सभी नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी के दर्जे के साथ वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप पूर्ण वेतनमान प्रदान कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का माहौल तैयार कर समाज के चतुर्दिक विकास की आधारशिला रखना है। अब हम लोग इससे निष्कर्ष यह निकालते हैं कि हम लोग इसको कह सकते हैं कि बिहार में नियोजित शिक्षकों के बिना सहयोग के सरकार बनाना संभव नहीं है। और इस बार आपको बता दें कि इस बार जो कर्मचारियों की संख्या है, बूथ पर जो वोटर्स हैं उनकी संख्या को कम कर दिया गया है और बूथ बढ़ाए जाएंगे। तो ऐसे परिस्थिति में कर्मचारी और अधिक लग रहा है, जिसके अंतर्गत आपको संविदा पर बहाल अन्य कर्मचारी यानी कि शिक्षा विभाग के अलावा भी जो कर्मचारी हैं संविदा पर होने वाले कर्मचारी को संविदा पर रहने वाले कर्मचारी को हालांकि इस चुनाव काल में नहीं लगाया जाता था, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने खुद ही दिशा निर्देश दिया है, जिस वजह से अनुबंध पर बहाल या डेली वेजर पर बहाल या मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं या जो नियोजन पर बहाल हैं उन सभी लोगों को लगाया जाएगा। तो वे सभी लोग भी आपको बता दें कि इस बिहार सरकार की जो नीतियां हैं उससे नाखुश हैं। ऐसे परिस्थिति में वो लोग भी अपना अफोर्ट लगाएंगे, वे लोग भी अपने स्तर से प्रयास करेंगे कि आखिर सरकार उनके लिए जो अच्छा करने वाली है, जो अच्छा सरकार जो बनेगा वह जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेगा वैसे माने दल को वोट करने की लोग सोचेंगे। तो निश्चित तौर पर यह एक जो बदलाव की ब्यार है उसमें तेजी आएगी। तो नियोजित शिक्षकों के सहयोग प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि इनकी मांगे और मुद्दे के प्रति अपना नजरिया पूर्णतः स्पष्ट किया जाए। अतः बिहार के सभी राजनीतिक पार्टियों से निवेदन किया गया और निवेदन किया भी जा रहा है, लगातार सभी संगठन के द्वारा निवेदन किया जा रहा है कि वे अपने घोषणा पत्र में नियोजित शिक्षकों के मांगों एवं मुद्दे से संबंधित अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। और इसके तहत आपको बता दें कि राजद जो तेजस्वी यादव की जो पार्टी है उसके संगठन से प्रदेश प्रवक्ता उनके प्रवक्ता हैं अश्विनी तिवारी जी, उन्होंने और प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन जी ने साफ तौर से कहा है कि निश्चित तौर पर शिक्षकों की जो मुद्दे हैं उसको चुनावी घोषणा पत्र में डाला जाएगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जो कांग्रेस के मदन मोहन झा जी हैं, उनके एमएलसी हैं, उनके द्वारा भी कहा गया है कि निश्चित तौर पर शिक्षकों के जो मुद्दा है उसको इस बार के जो चुनावी मुद्दे होंगे उसमें प्रमुखता से शिक्षकों के मुद्दे को भी रखा जाएंगे। और सरकार अगर उन लोगों की महागठबंधन की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर इस चीज़ को सबसे पहले लागू किया जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा है कि जहाँ जहाँ भी उनकी सरकार देश के अन्य कोने में है वहाँ शिक्षकों की स्थिति ठीक हुई है और वहाँ पर वेतनमान पर राजकर्मी के दर्जा दिया गया है और जो समान कम समान वेतन है वैसे ही बिहार में भी देने का कार्य करेगी। उधर आपको बता दें कि जो जाप जन अधिकार पार्टी यानी कि जो राजेश रंजन यादव और पप्पू यादव की जो पार्टी है उनका पार्टी भी इस मुद्दे को प्रमुखता से ले रही है। हमेशा ही शिक्षक के आंदोलन में उनका भागीदारी रही है। खुद स्वयं जो पप्पू यादव हैं, पप्पू यादव ने स्वयं कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो मैं इसे चुनावी घोषणा पत्र में ही नहीं बल्कि इसे मैं हाई कोर्ट में शपथ पत्र लेकर के बजाबते प्रतिज्ञा पत्र के रूप में शिक्षकों की मामलों को रखूंगा। और शिक्षक ही नहीं, उन्होंने तो शिक्षक के बारे में ही नहीं बल्कि जितने भी संविदा पर बहाल हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल हैं या नियोजित हैं, उन सभी लोगों को उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर अगर सरकार बनती है तो 3 महीने के अंदर वे निश्चित तौर पर इस समस्या को दूर कर देंगे। तो इस तरीके से सभी जो संगठन हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उन पर प्रेशर लोगों के द्वारा, शिक्षक संगठनों के द्वारा बनाया जा रहा है और आगे भी प्रयास रहना चाहिए कि सभी संगठन के द्वारा ये प्रयास लगातार होते रहना चाहिए। दृष्टिकोण के आधार पर यह निर्धारित किया जा सके कि अमानवीय और असंवैधानिक रूप से शोषित भविष्य के भावी समाज के प्रदर्शक एवं राष्ट्र निर्माता क्या करें।
तो निश्चित तौर पर जब घोषणा पत्र में शामिल हो जाएगा और शिक्षकों की जो समस्या है उससे जब दूर कर दिया जाएगा, दूर करने का जो घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर से दल को चुनने का काम किया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे भी जब कहा गया है कि जो सरकार लगातार सरकार में बनी रहती है तो निश्चित तौर पर वह निरंकुश हो जाती है। आप हम सभी लोग जानते हैं कि खेतों में भी जब एक ही फसल बार बार हम लोग लगाते हैं तो खेतों की जो उर्वरा शक्ति है कमजोर हो जाती है। लेकिन खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फसल चक्र अपनाते हैं। प्रकार से सरकार को भी बदलते रहना आवश्यक है। किसी भी चीज़ को अगर हम लोग नहीं बदलते हैं, जैसे रोटी है तो रोटी को तावे पर हम लोग अगर नहीं पलटेंगे तो रोटी जल जाएगी। तो निश्चित तौर पर, और हम आप सभी को बता दें एक चीज़, सबसे बड़ी समझने की जो बात है, सबसे बड़ी मुद्दा जो है, आपको बता दें कि अगर जो सरकार आज हम लोगों को ठगने का काम कर रही है, निश्चित तौर पर जब वो सरकार विपक्ष में होगी, क्योंकि जब भी कोई विपक्ष में होता है तभी उसकी आवाज़ ज़्यादा बुलंद होती है और आम आदमी की आवाज़ तभी उनको समझ में आती है। आम आदमी क्या चाहता है उसकी समझ तब होती है जब वो विपक्ष में होते हैं। और आपको बता दें निश्चित तौर पर जब आप हम सभी लोग चुन करके, जब अभी जो विपक्ष में है उसको हम लोग सरकार में अगर चुनते हैं और जो अभी सरकार में वो विपक्ष में जाएगी, तो हो सकता है कि अगर जो अभी विपक्ष में है और हमारे मुद्दे को फिर से वो नहीं उठाएं और वो फिर जाकर के सत्ता में बैठने के बाद फिर से वो भूल जाएं, तो जो अभी सत्ता में है और कल होकर के जब विपक्ष में जाएगी तो यही आपका पूरे जोर शोर के साथ उसे लागू करवाने के लिए वह प्रयास करेगा। और तब इनके जो आज शब्द हैं कि मैं अपने घोषणा पत्र में ये कर रहा हूं, मैं अपने घोषणा पत्र में ये कर रहा हूं, तो वे लोग उन्हीं की बातों को याद कराएंगे। कौन? जो अभी सरकार में है। क्योंकि सरकार में रहने पर जो सरकार है वो अपने हिसाब से जो कार्य करती है उसको लगता है कि मैं सही कर रहा हूं, लेकिन जब विपक्ष में होती है और जब विपक्ष में हो गया तो सत्ता पक्ष में जो अभी उस समय रहेंगे तो निश्चित तौर पर उस पर एक दबाव बनेगा और तब शिक्षकों को जो उसका वाजिब हक है निश्चित तौर पर उन्हें मिलेगा। अभी लड़ाई हम लोगों की बहुत लंबी है। अभी तो हम लोग राजकर्मी की दर्जा ही नहीं पा सके हैं। पेंशन की जो है लड़ाई वो बाद की लड़ाई है। अभी तो हम लोग जो मूल लड़ाई है उस लड़ाई तक ही हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं इस चौपाल संवाद के माध्यम से मैंने अपनी बातों को रखा। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इस चीज़ को आप लोग शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और यूट्यूब पर अगर इसे देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ अगर फेसबुक पर इसे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।